हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 1 टेस्ट नंबर 5। टेस्ट नंबर 4 तक वीडियो अपलोड है। जो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी प्रश्न है पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यदि आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9631926220 9631926220। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वास्तव में अशोक ने बनाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वास्तव में अशोक ने बनाया था, जो कौशाम्बी में अवस्थित था। बाद में निम्न में किसने प्रयाग में स्थापित करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बंदा बहादुर। तो इनमें से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, अकबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को आक्रमणकारी का सही कर्म बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पहले हिंद यूनानी आई, पहले कौन आई? हिंद यूनानी आई, उसके बाद शक, उसके बाद पहला, उसके बाद कुषाण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य काल में कर चोरी करने वालों की सजा क्या था? तो जो कर टैक्स चोरी करते थे उसके लिए क्या सजा था? ऑप्शन देख लीजिए, मृत्युदंड, 6 माह सामाजिक बहिष्कार, आजीवन कारावास, भिक्षुक बना दिया जाता था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मृत्युदंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मृत्युदंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से 3 युगल शव दफनाने के प्रमाण मिले? यदि आप लोग हड़प्पा सभ्यता का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है लोथल है। कहाँ पर है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से 3 युगल शव दफनाने के प्रमाण मिले? लोथल से, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, मोहम्मद गोरी को भारत में पराजय किसके विरुद्ध हुआ था? प्रथम पराजय यहाँ पूछा गया कि प्रथम पराजय किसके विरुद्ध हुआ था। वैसे पृथ्वीराज तृतीय ने भी इसे हराया था, लेकिन यहाँ पूछा है कि प्रथम पराजय, तो प्रथम पराजय पृथ्वीराज तृतीय नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। क्या हो जाएगा? भीम द्वितीय। देखिए 1175 ईस्वी में, याद रखिएगा 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। भारत पर पहला आक्रमण किया था, कहाँ? मुल्तान में, 1175 ईस्वी में। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के शासक उस समय भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय, इन्होंने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया। याद रखिएगा, भीम द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था। उसके बाद आप लोग को याद रखना है 1191 और 1192। देखिए 1191 और 1192 तराइन का पहला लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय विजयी होते। 1192 तराइन का दूसरा लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय होते और कुछ दिन के बाद पृथ्वीराज तृतीय को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और 1192 में ही, आप लोग याद रखिएगा, 1192 में ही जितने क्षेत्र पर अधिकार किया था मोहम्मद गोरी ने, सभी क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर खुद गजनी चल जाता है। 1192 में जितने भी क्षेत्र पर अधिकार किया था मोहम्मद गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर खुद गजनी चल जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का दास था। और पुनः 1194, याद रखिएगा, पुनः 1194 में वापस आता है और 1194 में होता है चंदावर की लड़ाई। याद रखिएगा, चंदावर की लड़ाई किसके बीच? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इसमें जयचंद बुरी तरह से हार जाता है और 1206 में मोहम्मद गोरी ने अंतिम बार आक्रमण करता भारत पर। 1206 ईस्वी में अंतिम बार आक्रमण करता भारत पर और 1206 में ही मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी का। उसके बाद भारत में शुरू होता है गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? देखिए अभी आप लोग को बताया, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है इल्तुतमिश, तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में किस शासन काल में सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण मिलता है? तो देखिए सर्वप्रथम गुप्त काल में, याद रखिएगा सर्वप्रथम गुप्त काल में ही सती होने का प्रमाण मिलता है।
यदि आपको पता है कि गुप्त काल के किसके शासनकाल में सती होने का प्रमाण मिलता है तो आपको कमेंट करना है। गुप्त काल में किसके शासनकाल में सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है, यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर, क्वेश्चन नंबर 8 है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो संबंधित है देखिए किस वंश से, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रकूट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत के किन 2 राज्यों पर आधिपत्य किया था? तो इनमें से 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? याद रखिएगा फिरोज तुगलक, याद रखिएगा फिरोज तुगलक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था में सूर्यास्त कानून लागू था? सूर्यास्त कानून क्या होता है? देखिए, जमींदारों को तय तिथि के सूर्यास्त से पहले लगान जमा करना होता था, यदि जमा नहीं कर पाई तो जमींदारी छीन लिया जाता था। तो सूर्यास्त कानून देखिए, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। कब लागू हुआ था? 1793 को। कब लागू हुआ था? 1793 को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पागलपंथी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह याद रखिएगा बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरुआत किया था। 1951 में भूदान आंदोलन शुरुआत किया था, कहाँ से? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी का असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था पारित नहीं हो पाया। यह जो अधिवेशन हुआ कहाँ पर हुआ और किसके अध्यक्षता में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है। मुंबई में हुआ बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में, कलकत्ता लाला लाजपत राय, सूरत रास बिहारी बोस, वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलकत्ता लाला लाजपत राय, कलकत्ता और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, निम्नलिखित में सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उसके बाद देखिए ग्रह है, निहारिका नहीं है। तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। किलिमंजारो क्या है? देखिए किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। याद रखिएगा किलिमंजारो क्या है? ज्वालामुखी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समुदाय की पहचान महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, हरियाणा में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। काली क्रांति का संबंध है, काली क्रांति का संबंध है। देखिए मत्स्य से नहीं है, कोयला उत्पादन से भी नहीं है। आगे देख लीजिए, कच्चा तेल से है, कच्चा तेल उत्पादन से है, सरसों उत्पादन से नहीं। तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर का उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य देखिए कश्मीर में होता था, लेकिन जब कश्मीर का विभाजन हो गया तब आ गया लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए देखते हैं 21 नंबर। भारत के कौन से 2 राज्य में सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है? तो कौन से 2 राज्य है? मध्य प्रदेश और ओडिशा। कौन सा 2 राज्य है? एमपी और ओडिशा। 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो यह सबसे पुराना तेल भंडार असम में है। कहाँ? असम का डिगबोई में। चलिए देखते हैं 23 नंबर। पाट, देखिए पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय। तो पाट अंचल झारखंड में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग 6000 मीटर तक है, 6000 मीटर तक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी आप लोग को पता होना चाहिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो सालों भर वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है। याद रखिएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होता है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, इससे पहले आपको जानना होगा किस राज्य से गुजरती है। तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती। 82.5 डिग्री, याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। जो जीएमटी है उससे 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से पास करती? उत्तर प्रदेश का एक जगह है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का एक जगह है इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। तो कभी कभी ऑप्शन मिर्जापुर भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र शामिल है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। गुजरात भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये तीनों शामिल है। याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए भारत के 10 महारत्न कंपनियों में कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब किया गया? तो कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1975 में किया गया। कब किया गया? 1975 में किया गया। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 30 है। असम राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यदि भारत का मैप का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उस मैप का वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन मैप का नहीं छूटेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 राज्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असम 7 राज्यों से सीमा साझा करती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपका बैंक आपके द्वारा, आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक का टैगलाइन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 का है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय? सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय? तो सतत आर्थिक विकास से वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो स्वर्ण के बदले, विदेशी प्रतिभूति के बदले, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कि निम्न में कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। भारत का पहला खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो पहला खुशहाली सूचकांक ICICI लोम्बार्ड के द्वारा जारी किया गया था। चलिए देखते हैं 36 नंबर। देखिए 36 है, निम्न में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर, याद रखिएगा आयकर प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन देख लीजिए, आयकर, उत्पादन कर, चूंगी कर, बिक्री कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयकर, प्रत्यक्ष कर आयकर है। 37 नंबर में देखिए योजना अवकाश की अवधि पूछा गया। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट करता है। याद रखिएगा 66 से 69, 1966 से 1969 ईस्वी। 38 नंबर देखिए भारत में GST लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम किस समिति ने दिया? तो विजय केलकर समिति। किस समिति ने? विजय केलकर समिति ने। चलिए आगे देखते हैं कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था? तो याद रखिएगा दलहन में निराशाजनक परिणाम देखने को मिला था, दलहन। चलिए देखते हैं 40 नंबर में है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? वन पूछे तो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और राज्य पूछे तो कर्नाटक। चलिए देखते हैं 41 है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5वीं अनुसूची। 42 नंबर देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा, सही है। महिला आरक्षण 1/3 है, सही है। आगे देखते हैं, चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम उम्र है 21 ईयर, सही है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है 35%, ये गलत है, वहाँ का जनसंख्या पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं 43 नंबर, भारत की संचित निधि से धन निकासी हेतु किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो संसद की स्वीकृति आवश्यक है। चलिए देखते हैं 40 नंबर देखिए, किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राक्कलन समिति। किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं? प्राक्कलन समिति। देखिए 45 है, मौलिक अधिकारों पर संसद के कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो याद रखिएगा 35। कौन सा अनुच्छेद है? 35। चलिए देखते हैं 46 नंबर,
लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है जब, देखिए, वैध मतों का 1/6 जब प्राप्त नहीं होते। याद रखिएगा, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जमानत कब खो देता है? जब उसे वैध मतों का 1/6 नहीं मिले, वैध मतों का 1/6 नहीं मिले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 69वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 69वां संविधान संशोधन जो है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 48 देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। चलिए देखते हैं आगे। 49 नंबर देखिए, मिलान करने बोला है। देखिए यहाँ पर मिलान करने बोला है। देखिए अनुच्छेद 76 हो जाएगा भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 40 देखिए पंचायती राज का गठन। अनुच्छेद 40 पंचायती राज से है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में। देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो मिला है, संपत्ति रखने का स्वतंत्रता ये भी मिला है, आवागमन की स्वतंत्रता ये भी मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर देखिए, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? देखिए परमाणु के नाभिक में याद रखिएगा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षों में घूमता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं 53, सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो याद रखिएगा वो रक्त समूह जो है सर्वदाता रक्त समूह है। रेडियम की प्राप्ति होती है। तो रेडियम की प्राप्ति पिंच ब्लेंड से होती है। पिंच ब्लेंड से होती है। 55 नंबर देखिए, निम्न में किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। 56 नंबर देखिए, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस के कारण होती है। डूबते सूर्य का रंग लाल होने का कारण। तो डूबते हुए सूर्य का रंग लाल होता है जिसका कारण है प्रकाश का परिकर्णन। जिसका कारण है प्रकाश का परिकर्णन। 58 नंबर देखिए, ग्लूकोमा बीमारी शरीर के किस भाग को क्षति पहुंचाता है? तो किस भाग से संबंधित है? तो याद रखिएगा आँख से। ग्लूकोमा बीमारी का संबंध आँख से है। चलिए देखते हैं 59 नंबर, सड़कों को प्रकाशित करने वाले लाइट किस क्रम में संयोजित होता है? तो सड़कों में जो लाइट प्रकाशित करता है, जो पोल लगे होते हैं वे समांतर क्रम में लगे होते हैं। याद रखिएगा समांतर क्रम। त्वचा के बाहर देखिए, त्वचा के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो त्वचा के बाहरी परत 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 61 नंबर में। देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखिए सामान्यतः ईमेल एड्रेस निम्न में किस रूप में होता है? तो स्मॉल लेटर में। याद रखिएगा ईमेल एड्रेस जो होता है स्मॉल लेटर में होता है। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 1024। 65 नंबर देखिए, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड कितना होता है? तो धीमा होता है। कितना होता है? धीमा होता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी का जो स्पीड है धीमा है। चलिए देखते हैं 66 नंबर, सीपीयू में सी का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल। आगे देखते हैं, हाल ही में किस एशियाई देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया? तो काजिकिस्तान। इसका राजधानी नूर सुल्तान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा काजिकिस्तान। चलिए हाल ही में पुरुष टेस्ट के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। क्लेयर पोलोसाक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, भारत का जो सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है? तो भारत का जो सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है अमरावती में। कहाँ है? अमरावती। देखिए आगे, 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए देखते हैं 72 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में किसे सौंपी गई? तो 2022 में जो अध्यक्षता करेगा भारत है। कौन सा देश है? भारत।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया है? तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसे घोषित किया? बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इस क्वेश्चन को आप लोग सुधार लें, जो टेस्ट दिए हैं उन सभी को पता है कि टेस्ट में इस क्वेश्चन को सही कर दिया है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 देखिए, हाल ही में तीरथ सिंह उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। 75 नंबर देखिए, गोवा के वर्तमान राज्यपाल। तो गोवा के वर्तमान राज्यपाल सुनील अरोड़ा है, सुनील अरोड़ा। विश्व प्रेस सूचकांक में देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 142वां है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 142वां। चलिए देखते हैं 77 नंबर। देखिए, निम्न में किस पार्टी ने चुनावी बॉन्ड दाता का नाम सार्वजनिक कर दिया है? तो किस पार्टी ने चुनावी बॉन्ड दाता, मतलब चुनाव में किसने चंदा दिया है? तो इसका नाम सार्वजनिक करने वाला पहला पार्टी बना है JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। 78 देखिए, भारत में जो वर्तमान अटर्नी जनरल है, भारत के वर्तमान अटर्नी जनरल है के वेणुगोपाल राव। 79 नंबर देखिए, निम्न में नौसेना ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन के तहत अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑपरेशन ऑक्सीजन। 80 नंबर देखिए, हाल ही में वरुण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन देखिए, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस। चलिए देखते हैं 81 में, गहन कृषि किस क्षेत्रों में होता है? गहन कृषि जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कहाँ है? दिल्ली में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र है। कौन सा है? समुद्र है। देखिए, जैव मंडल के किस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निजी कार्य करना प्रतिबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोर एरिया। चलिए देखते हैं 86 नंबर, भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं? तो कितना परसेंट है? याद रखिएगा 31.16, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर में देखिए, निम्न में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो इनमें से ऊपर का तीनों को मिला है, 4 नंबर सुषमा स्वराज को नहीं मिला है। 88 नंबर देखिए, ओलंपिक के ध्वज में 5 छल्ला होता है और पांचों छल्ला अलग अलग महादेश को सूचित करता है। तो यहाँ पूछा गया लाल छल्ला किसे सूचित करता है? तो लाल अमेरिका को दर्शाता है। 89 नंबर देखिए, प्रथम T20 विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो 2009 में। इसमें कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। याद रखिएगा 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। 90 नंबर देखिए, भारत में रासायनिक आपदा के लिए किसे नोडल एजेंसी बनाया? तो पर्यावरण मंत्रालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय। अब देखिए झारखंड का क्वेश्चन 10 है, किसे उपेक्षित जनजाति माना गया? तो बेगा। किसे माना गया? बेगा को। 92 नंबर देखिए, अंजन धाम कहाँ है? तो अंजन धाम कहाँ है? झारखंड में, गुमला में है। 93 देखिए, निम्न में किस नदी का अफवाह क्षेत्र झारखंड में सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दामोदर। जो टेस्ट दिए हैं, टेस्ट में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उत्तरी कोयल बता दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दामोदर। देखिए, निम्न में किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदारी विद्रोह। 95 देखते हैं, 1857 की क्रांति में देवघर के रोहिणी ग्राम में किस रेजिमेंट का सैनिक को तैनात किया गया था? तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिक को तैनात किया गया था। 96 नंबर देखिए, बहादुर मार्शल जनजाति किसे कहा जाता है? खरवार। इसे कहा जाता है खरवार को। बंजारा में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो बंजारा में वधु मूल्य को हर्जी कहते हैं। बंजारा में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हर्जी कहा जाता है। चलिए देखते हैं 98 नंबर देखिए, केसनागढ़ का किला कहाँ है? केसनागढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लाइक जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन कर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, झारखंड में किस त्यौहार को बीज बोने का त्यौहार कहा जाता है? तो रोहिणी त्यौहार को। कौन सा त्यौहार है? रोहिणी। महाश्वेता देवी की पुस्तक आर्यन अधिकार किस भाषा में लिखा गया? मुंडा विद्रोह पर आधारित यह पुस्तक है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।